Today we are discussing about electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये फिनोमेना क्या है, ये काम किस तरह से करता है और इसके प्रिंसिपल क्या हैं। एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का और मैग्नेटिज़म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम लोग एमआर इमेजेस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज़ हाउ मच अ मटीरियल रिएक्ट टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब ये है कि जब मैंने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उस मटेरियल आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो मटेरियल किस तरह से रिएक्ट करेगा। वो मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा। ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहलाती हैं। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किसी भी एटम की डिपेंड कर रही होती है टू मेजर थिंग्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के ऊपर। हम लोग पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हमारे एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एटम्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एटम्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जो मैग्नेटिज्म इनके ऊपर आएगा, नेट मैग्नेटिज्म, वो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या जिनके ऑर्बिट के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब मैं उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगी तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट मैग्नेटिज्म इनके ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कम आते हैं क्योंकि ये उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं और स्ट्रॉन्गली आ जाते हैं। जब मैं अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगी तो वो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की टाइप देखें तो हमारे पास 3 तरह की मेजर टाइप्स आती है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के अंदर। कुछ एटम्स होते हैं जो डायमैग्नेटिज्म के फिनोमेना के ऊपर चल रहे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो पैरामैग्नेटिज्म के फिनोमेना पे चल रहे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के फिनोमेना पे चल रहे होते हैं। तो ऐसे एटम्स जो कि डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के फिनोमेना पे चल रहे होते हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने आपको ऐसे पहले बताया कि सारे जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इनके ऊपर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करेंगे, दे क्रिएट अ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत छोटी सी और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेंगे और ये ना जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इसमें जो मेजर कॉमन एग्जांपल आती है हमारे पास वो बिस्मुथ और कॉपर की है। देन हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड जो टाइप है वो है पैरामैग्नेटिज्म की। पैरामैग्नेटिज्म वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम पेयर्ड और कुछ अनपेयर्ड। तो ऐसे मटेरियल्स क्या करते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करूँगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो ये मटेरियल स्लाइटली उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेंगे। बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। व्हेन दे द मटेरियल दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंटम। बिहेवियर ये किस तरह से शो करेंगे, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीकली अट्रैक्ट होंगे, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उससे वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। और व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिमूव्ड द इफेक्ट इज़ डिसअपेयर। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो इनका इफेक्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। इसमें जो एग्जांपल आती है वो एल्यूमिनियम और सर्टेन आयंस है हमारे पास। देन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसा क्या होता है, जैसे ही हम जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी एटम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर वो रैंडमली अरेंज हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिज्म उनके ऊपर ज़ीरो आ जाता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं
When you bring an external magnetic field close to the paramagnetic substances, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे हम मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो क्या करता है, उसी डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाता है जिस डायरेक्शन के अंदर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ऐसे प्रोटॉन्स जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो सेम उसी डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की बजाय ऐड अप कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो इनके ऊपर जो नेट मैग्नेटिज्म है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है और ओवरऑल जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस बिकम स्लाइटली मैग्नेट एंड कोज अ लोकल इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाती है। फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है दैट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म वो वाले मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो वो टाइनी मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। द मटेरियल्स दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देंगे देन भी उन एटम्स के ऊपर मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रहेंगी, ठीक है, यानी कि वो टाइनी मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंटली। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे फॉर एग्जांपल आयरन को हम लोग किसी मैग्नेट के पास लेके जाए ना तो वो सिर्फ अलाइन नहीं होता उसकी डायरेक्शन के अंदर बट वो उसके स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर देता है। When they are near to the magnetic field, they not only attract but also align themselves with the field. जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज इसको लेके जाते हैं, ये सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि जिस फील्ड के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है उसी डायरेक्शन के अंदर अलाइन भी हो जाते हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट और निकल के अंदर ये पावर होती है कि हम उनको परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। देन जैसे ही हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। अट्रैक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अलाइनमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है और जितने भी मटेरियल्स हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अनलाइक अदर मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। तो जैसे दूसरी सब्सटेंसेस की तरह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इवन तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूंगी देन भी वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसका मतलब ये है कि सारे मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। देन हमारे पास आ जाता है अगर हम मैग्नेट को देखें डिटेल में तो उसके 2 पोल्स होते हैं, बायपोलर नेचर का होता है। एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हर मैग्नेट की कुछ फील्ड लाइन भी होती हैं जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट इज विजुअलाइज बाय द लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैंने डायरेक्शन देखनी है तो वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बताती है, ये बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रही होती है। तो यूजली नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमारे पास डायरेक्शन जो है वो मूव कर रही होती है। तो हमें स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए कि भाई जो एटम है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पता होना चाहिए। दिस टर्म्स रेफर्स टू हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर आर इन सर्टेन एरिया। तो एक सर्टेन एरिया के अंदर कितनी फील्ड लाइंस जो हैं उसको अगर हम लोग काउंट करें कलेक्टिवली तो हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है कि भाई हम जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको कुछ उसकी स्ट्रेंथ को यूनिट्स के अंदर फाइंड करते हैं। तो सबसे छोटा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का यूनिट है दैट इज़ गॉस, देन किलो गॉस एंड टेस्ला। सबसे जो इस टाइम पे लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज़ टेस्ला। जो हमारे पास MRI की मशीन्स है वो भी टेस्ला के अंदर होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला एंड 3 टेस्ला। देन हमारे पास इंटरेक्शन आ जाते हैं। अगर हम लोग मैग्नेट का इंटरेक्शन देखें तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक जो नॉर्थ पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और जो अपोजिट पोल होंगे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा। लाइक poles repel. If you try to put 2 north poles or 2 south poles together, they push away from each other.
ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। इफ़ यू ब्रिंग अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टुगेदर दे विल पुल ईच अदर। देन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम लोग करंट को एक वायर से पास करते हैं तो वो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने थंब को करंट की डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, तो कर्लिंग फिंगर हमें बता रही होती है कि इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये हम लोग डायग्राम देखें तो इसके अंदर देखें थंब अपवर्ड्स है और कर्लिंग फिंगर जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ बी बता रही है। बी इज़ बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस रूल को हम लोग बोलते हैं एम्पेयर्स लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। The direction of magnetic field can be determined using Ampere law or Fleming right hand rule. If you point your right thumb in the direction of current, your curling fingers show the direction of magnetic field. देन हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इफ़ यू मूव अ मैग्नेट इन एंड आउट ऑफ क्लोज लूप ऑफ वायर, जब हम एक क्लोज लूप ऑफ वायर से मैग्नेट को इन एंड आउट मूव करते हैं, इट कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है। द करंट ओनली फ्लोज, ये करंट उस टाइम तक फ्लो करेगा जब तक आप इन एंड आउट मैग्नेट को मूव करेंगे। ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन भी यही कहता है। फैराडे लॉ एक्सप्लेन्स हाउ द इंड्यूस करंट वर्क्स। फैराडे लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस करंट काम किस तरह से करता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस a loop of wire, it creates a force called electromotive force. देन हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड कर रही होती है कि आप कितनी क्विकली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। एरिया ऑफ लूप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितना लार्जर एरिया ऑफ लूप होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। और इसके अलावा चार्ज की अपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ बेसिकली अ फिजिकल फिनोमेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिकल फिनोमेना है और हम इसको एमआरआई के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जितने हम लोग एमआरआई के अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को फोकस करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करना ईजी होता है बिकॉज इट इज़ फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है वो स्पिन कर रहा होता है, और जैसे ही वो स्पिन करता है तो वो इंड्यूस अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर लेता है अपने ही अराउंड। सो इसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग कहते हैं दिस इज़ द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर।